स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज मैं मालीराम शर्मा बात करने जा रहा हूँ क्लास 11th और 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में, जो कि हम हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें 11th और 12th क्लास की जो फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स फंडामेंटल टूल्स वगैरह का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हमें मैथमेटिक्स फंडामेंटल टूल्स नहीं आते तो फिजिक्स हम रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हमेशा। इसलिए जो भी बच्चे 11th और 12th क्लास में हैं उनके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि वो फिजिक्स समझ नहीं पाते। उसका रीज़न यही है कि उसको मैथमेटिक्स फंडामेंटल टूल्स वीक है। अगर उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, साथ में उनका वेक्टर्स वगैरह हो गए, सदिश है, अदिश है, उसके अलावा थोड़े फंडामेंटल बेसिक ग्राफ्स हो गए। अगर जिन बच्चों का ये मजबूत है उनके लिए आने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो 12th बाद में बच्चे देते हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, आई, उसके अलावा जेई मेन है जो कि सीबीएसई कंडक्ट कौन कौन सी करवाती है, नीट और जेई मेन, उनको क्या करवाती है, सीबीएसई कंडक्ट। तो हूबहू फिजिक्स के ऐसे कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि समझने के बजाय रटने पर फोकस किया जाता है। ये देख मैंने मोस्टली देखा है। तो इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि फिजिक्स का फंडामेंटल समझने के लिए मैथमेटिक्स आना जरूरी है। तो आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर हमें इसी पे बात करेंगे, फंडामेंटल टूल्स, जिसमें हम बात करेंगे सदिश सदिश इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ अवकलन, समाकलन, इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ बेसिक ग्राफ्स वगैरह के बारे में। सदिश हो गया, अवकलन हो गया, साथ के अंदर समाकलन हो गया, कुछ ग्राफ्स हो गए, और कुछ और भी मैथमेटिक्स टूल्स हैं। मैथमेटिकल टूल्स जो भी इंपॉर्टेंट्स है उन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सदिश का। टू थ्री लेक्चर के बाद में हम सेपरेट 11th और 12th की क्लास की लाइव लेक्चर रखेंगे, क्योंकि ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक्स वगैरह है तो वो 11th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हम एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह का पूरा जितना भी सिलेबस है, जितने भी उसके एग्जाम्पल्स गिवन है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सदिश, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर होता क्या है फिजिक्स में? वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? भौतिकी भौतिकी में क्या होता है फिजिक्स में वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? परिभाषित करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही कि फिजिक्स में वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसी क्वांटिटी या ऐसा फंडामेंटल टूल जिसमें क्या होता है या भौतिकी वे राशियां जिनको हम दिशा और परिणाम दोनों के साथ क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। दिशा और परिणाम, वेक्टर का मतलब क्या होगा, उसमें दिशा भी हो गई और परिणाम भी हो गया। वे राशियां वे राशियां जिसमें दिशा और परिणाम, वे राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्या कहलाती है, सदिश कहलाता है। मतलब सदिश का मतलब क्या हो गया, सदिश जिसकी दिशा भी हो और क्या हो, परिणाम भी हो। परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों। दिशा और परिमाण, दिशा का मतलब क्या हो गई, एक डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए, एक डिफाइंड डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब ये एक्स एक्सेस, ये क्या है, वाई एक्स हो गया, ये क्या है, एक्स है, ये वाई एक्स है। तो हमें उसका क्या दिया हुआ है, उसकी दिशा दी हुई होगी और उसका परिमाण, जिससे क्या है, हम लेते हैं 2 kg टमाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 kg टोमेटो।
ये क्या है, इसका परिमाप है, कितना दिया हुआ है परिमाप 2। ये केजी क्या है, इसकी यूनिट है, केजी क्या है यूनिट, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी दिया हुआ है, 2 kg तो कुछ भी हो सकता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम बात करें त्वरण, एसिलरेशन होता है त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, इसका परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसकी यूनिट है, यूनिट। लेकिन हमें इसका पता होता है कि त्वरण क्या होता है, एक किसी डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे की ओर है, या नीचे से ऊपर की ओर है, या लेफ्ट से राइट है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या एक्स वाई प्लेन में। लेकिन इसका क्या दिया हुआ था, हमें दिशा दी हुई थी, तो त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। इसी प्रकार हम समझना चाहिए जिसकी दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन हो। लेकिन कुछ राशि ऐसी भी होती है जिसकी दिशा भी पता होता है और साथ में क्या पता होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन वो क्या नहीं, सदिश राशि नहीं है। जैसे करंट, धारा, क्यों नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बीज गणितीय, साथ साथ में याद होना चाहिए कि इसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों के साथ साथ बीज गणितीय, सदिश के बीज गणितीय नियम की भी पालन करना चाहिए, नियम का भी सदिश के बीजगणितीय नियम का पालन होना चाहिए। सदिश का बीजगणितीय नियम क्या है, जैसे कोई क्या दिया हुआ, हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर की दिशा ये दिया हुआ है, ए वेक्टर ओ से लेके पी तक क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये लो पी से क्यू तक दिया हुआ है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, सदिश नियम के बीजगणितीय योग से ये ओ से लेकर क्या मिला देंगे, क्यू तक मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट। अभी थोड़ी देर बाद में इसकी डिटेल से बात करेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा ये वाला। लेकिन ऐसा किस में नहीं होता, करंट में नहीं होता, धारा में। ऐसा हम इसे बीजगणितीय योग का पालन नहीं करते, बीजगणितीय रूल का पालन नहीं करती। क्या है, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते या धारा बोल सकते हैं, ये इसमें कंफ्यूज रहता है। धारा मतलब करंट क्या होती है, अदिश राशि है, धारा क्या है, अदिश राशि है, याद रखना। सदिश क्या होते हैं, बीज गणितीय नियम का पालन करते हैं, जिसकी दिशा होती है और जिसका क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाण होता है, परिमाप। तो क्या होता है, ये सदिश नियम का पालन करता है। अब देखते हैं हम सदिश और अदिश के अंदर सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, अदिश कौन सी होती है, इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। सदिश राशियां, दूसरा हो गया अदिश, सदिश और अदिश। सदिश का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, सदिश जिसकी क्या हो, दिशा, क्या होनी चाहिए, दिशा, साथ में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, परिमाप, डायरेक्शन डिफाइन हो एक तो, और क्या हो, परिमाप डिफाइन हो। साथ में क्या होना चाहिए, बीज गणितीय, सदिश के बीज गणितीय नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन अदिश में क्या होता है, दिशा नहीं होती है, ये अदिश है, नाम से पता लग रहा है, अदिश मतलब दिशा परिभाषित नहीं है। मैग्नीट्यूड तो अदिश का भी होता है, 2 kg आटा या 2 kg टोमेटो, तो ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब परिमाप तो क्या होता है परिमाप होता है। साथ में ये बीज गणितीय नियमों का पालन करे या नहीं करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए, लेकिन वेक्टर होने के लिए बीज गणितीय नियम का पालन होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, लिख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कोणीय संवेग हो गया, जड़त्व हो गया,
सॉरी, जरूरत तो नहीं है। और इसके अलावा हो गया वेग, त्वरण, बल, कोणीय संवेग। इसके अलावा क्या हो गया, मोमेंटम, संवेग हो गया। ये सब क्या है, सदिश राशियां। और अदिश में क्या आ गई, अदिश राशियां कौन कौन सी है। हम जैसे बात ही करें धारा की, करंट की, धारा, मास, स्पीड, टाइम, ये क्या है, अदिश राशियां है। इनका क्या नहीं होता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, इनकी दिशा डिफाइन नहीं है, इनका केवल क्या है, परिमाप, मैग्नीट्यूड डिफाइन है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 kg आटा हो गया, ये क्या है, केवल केजी क्या है इसका यूनिट है, लेकिन 2 क्या है इसका परिमाप, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, सदिश और अदिश में डिफरेंस हो जाएगा। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है धारा, इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता, मतलब बीजगणितीय योग के नियम को पालन नहीं करता। इसलिए क्या है, ये अदिश राशि है, ये क्या है, अदिश राशि है। और अदिश राशि हमेशा बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है, बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है ये। सदिश और अदिश में ये डिफरेंस हो गया। जहां भी आपको दिखे कि इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। समांतर सदिश क्या होता है, अब बात करते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश मतलब जिनकी दिशा समान हो, जिनकी दिशा डायरेक्शन क्या हो, समान हो। जैसे ए एंड बी वेक्टर लेते हैं, ए एंड क्या लेते हैं, बी वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर लेते हैं। ए की दिशा क्या है, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये लो ये वाला ए वेक्टर है तो बी वेक्टर भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा समांतर होने के लिए। लेकिन क्या होता है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन दोनों क्या होने चाहिए इसकी कंडीशन के लिए, दिशा समान होना जरूरी है। समांतर सदिश के लिए दिशा समान होगी। सेकंड क्या होगा इसका, सेकंड क्या होगा कि इन दोनों के, दोनों सदिश एक दूसरे से अदिश गुणन होंगे, अशून्य होने से। लेकिन जैसे ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i, आई क्या इसकी डायरेक्शन हो गई, तो बी की भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आई डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होता है। तो ये क्या हो सकता है, 4i हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2i, और 2i क्या है, ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या हो गया, 2a वेक्टर। यही हो गया, मतलब इसका अदिश गुणन है, इसका अदिश गुणन है। या ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 बी वेक्टर। इस बी वेक्टर को ए केप ले सकते हैं, या ए वेक्टर इक्वल टू 1/2। ये एक दूसरे से अदिश गुणन होंगे, अदिश गुणन होंगे, देख लेना ये। लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर भी दोनों क्या होंगे, जीरो। अगर एक भी वेक्टर जीरो तो दूसरा भी क्या होगा, जीरो। इसलिए अदिश गुणन होना आवश्यक है। दूसरी चीज ये अशून्य होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम, समांतर सदिश हो गया। इसके अलावा गया प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश का मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल। पहले वाला पैरेलल था, अब ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में हम दो वेक्टर लेते हैं, ए और बी। इसका मतलब क्या होगा एंटी पैरेलल का, कि उन दोनों के बीच एंगल कितना हो, 180 डिग्री, एक दूसरे से विपरीत दिशा में।
एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत दिशा। अगर ए वेक्टर ऐसा जा रहा है तो बी वेक्टर कैसा जाएगा, इसका उल्टा जाएगा ये बी वेक्टर, लेकिन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। ये ऐसे जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री का तो क्या हो गया, एंगल हो गया इन दोनों के बीच में, और एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो ये देखो एक दूसरे क्या होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए एंटी पैरेलल के लिए। दूसरी चीज, एक दूसरे क्या होंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अदिश गुणन होंगे। अभी देखा था अदिश गुणन क्या होता है। अगर ए वेक्टर क्या है, 2i है, देखो ए वेक्टर क्या है, 2i है, तो बी वेक्टर क्या हो जाए, ले लेते हैं हम -i, क्योंकि 180 डिग्री है, ये अगर प्लस में जा रहा है तो ये क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो माइनस तो पहले लग गया। इसका क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, 2 × 3/2 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई या 3/2 × 2 -i लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 से 2 वापस चला गया तो क्या हो जाएगा, 3 -i, वैसा वैसा आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3/2, ये माइनस अंदर ले आते हैं, और 2i के पीछे क्या है, ए वेक्टर हो जाएगा। ये देखो अदिश गुणन हो गया 3/2, ये ए वेक्टर के उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3 बी वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, अदिश गुणन के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा हो गया प्रति समांतर हो गया। अब बात करते हैं हम शून्य सदिश की। शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश जीरो वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, परिमाप क्या है, जीरो है, शून्य, परिमाप जीरो है, और डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन होती है, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इसमें इसकी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये क्या होता है, शून्य सदिश होता है, जिसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है और परिमाण कौन सा होगा, जीरो होगा। परिमाण क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कौन सा हो गया, शून्य सदिश हो गया। शून्य सदिश को आप किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आएगा। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर कोई सदिश ए वेक्टर या बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके परिमाप का, किसी भी गिवन वेक्टर के अगर उसके परिमाप से उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। एक केप जहां लग गया तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। जहां ये केप से लग गए ना, वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर तो ऐसा कैसा, और इसका परिमाप क्या होता है, ये वाला। जहां मोड़ लग जाता है वो तो क्या होता है, परिमाप। किसी भी सदिश का परिमाप, जहां मोड़ लग गया तो वो क्या हो जाता है, परिमाप हो गया, और केप लग गया था यूनिट वेक्टर। तो गिवन सदिश में अगर उसके परिमाप को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, यूनिट वेक्टर। जैसे हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्स है, जनरली मोस्टली ये लेते हैं। ये कौन सा लेते हैं हम, वाई एक्स। और ये कौन सा होता है बाहर की तरफ, जेड एक्स लेते हैं। यही लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्स लेते हैं। इसके कौन सा लेते हैं हम, आई केप लेते हैं। ये कौन सा लेते हैं, वाई के साथ जे केप, और के केप किसके साथ लेते हैं, जेड के साथ लेते हैं। देखो एक्स वाई और जेड एक दूसरे क्या है, 90 डिग्री में, मतलब ऑर्थोगोनल में, एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। आई जे और के केप, ये बात समझ में आई आपको। तो ये आई केप, जे केप और के केप क्या है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर। इसके अलोंग है एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के अलोंग है। एक्स के अलोंग आई केप, वाई के अलोंग जे केप, और जेड के अलोंग क्या है, के केप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये चीज समझ में आओगी, एक दूसरे के क्या है, लंबवत भी है ये।
एक दूसरे के लंबवत दिए हुए हैं। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं बीजगणितीय योग, वेक्टर्स का बीजगणितीय योग। ए यून सदिशों का बीजगणितीय योग क्या होगा? अगर कोई सदिश क्या दिया हुआ हमें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो सदिश है, क्या क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो ड्रॉ करते हैं, ये दो ओ से ए तक क्या है, ए वेक्टर है। तो यहां पी ले लेते हैं कंफ्यूज से बचने के लिए। देखो इसका टेल ये है और इसका हेड ये है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या है, हेड है, और पीछे जो रह रहा है वो क्या है, टेल। यहां से स्टार्ट किया ओ से पी तक, ये क्या है, ए वेक्टर है। दूसरा बी वेक्टर कहां से आ गया, इस बी पी से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, क्यू तक जा रहा है। मतलब इसका हेड और इसका टेल जहां मिल रहा है, फिर इसका क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा यहाँ पे। तो जहां से स्टार्ट हुआ है और क्यू तक किया, क्या हो, इसके हेड तक मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, पी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और करंट होती है ना जो इसी को फॉलो नहीं करती, करंट की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन इस नियम को फॉलो नहीं करने की वजह से वो क्या है, अदिश राशि है, नहीं तो वो भी आज सदिश राशि होती। ये इतने से नियम की वजह से ही वो आज अदिश राशि रह गई, नहीं तो सदिश राशि होती वो भी। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। तो ओ पी ए वेक्टर है और पी क्यू क्या है, बी वेक्टर है। तो इन दोनों को जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो इसके टेल से क्यू के हेड तक मिला रहा है, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। ये बात आपको समझ में आई? अब रिजल्टेंट वेक्टर, हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, सपोज करो हमें ए एंड बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं। अगर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, इनका योग करना है, और इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, इनका रिजल्टेंट मतलब परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप। चलो निकालते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, एक बड़े से डायग्राम से समझते हैं। ये लो ओ पी, ई क्यू वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, जिसको हम लिखते हैं ए वेक्टर प्लस, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। ओपी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, और पी क्यू क्या हो रहा है, बी वेक्टर आ रहा है, और रिजल्टेंट आर वेक्टर ओ क्यू, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है हमें, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को इसी के साथ साथ में, ये लो हमने यहाँ तक आगे बढ़ा दी इस पॉइंट तक, और ये क्या बनाते हैं हम, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ये बी है और इसको क्या ले लेते हैं हम, एंगल थीटा। एंगल थीटा किस किस के बीच में, दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच क्या है, कोण कितना है, थीटा है। देखो ये ओपी वेक्टर ऐसे आ रहा है, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं इस वेक्टर को, ये लो, ये इधर की ओर जा रहा है और ये वेक्टर इधर की ओर जा रहा है। जहां दोनों की क्या मिल रही हो, टेल मिल रही हो, वहां से हम थीटा डिफाइन करते हैं। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये थीटा होगा। ध्यान रखना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। चलो एक चीज और देखते हैं, एक वेक्टर ऐसा है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये एंगल ये भी थीटा होगा। ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर, पहले इसको समझते हैं। अगर ये दिया हुआ है हमें, ये क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, और ये देखो इधर इसकी डायरेक्शन में, फिर से ये तीर का निशान इसी डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर है। बताओ इसमें एंगल क्या होगा, थीटा। एंगल थीटा क्या होगा, इनके बीच में कौन सा एंगल होगा थीटा, ये वाला होगा, नहीं ऐसे नहीं निकालना हमें। देखो जिस तरफ तीर का निशान है उसको आगे बढ़ाओ, ये लो आगे बढ़ा दिया हमने आगे, इस तीर वाले निशान को, इस वेक्टर को आगे बढ़ा दिया। ये तीर वाला निशान है, इस वेक्टर को क्या बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। अब देखो इन दोनों की क्या है, यहाँ पे टेल मिल रही है, पूंछ मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऐसा दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको रफ करके थोड़ा सही से समझा देता हूं, ये हमेशा कंफ्यूज करने वाला होता है। अगर हमें ऐसा दिया हुआ हो, इसकी ये क्या है, ये हेड है और ये क्या है, टेल है, ये ए वेक्टर है,
ये दूसरा कौन सा है, बी वेक्टर, ये इसका क्या है, हेड है, और ये इसकी भी टेल है। जहां टेल टेल मिल रही है, अगर ये वाला एंगल होगा थीटा, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अगर हमें दिया हुआ है एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर क्या है, ऐसा है, इसका टेल और इसका हेड ये है। अगर इसके हेड से दूसरे वेक्टर क्या मिल रही हो, टेल मिल रही है, इसके हेड से दूसरे वाले वेक्टर की क्या है, टेल आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमें, देखो इसको आगे बढ़ा देना है, जहां डायरेक्शन ये आ रहा है उसी को आगे बढ़ाना है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, इसी को आगे बढ़ाना है, ध्यान रखना, जहां टेल आ रहा है इसको, इसको तो आगे कहां बढ़ाओगे नहीं, लेकिन इसको तो हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, ये एंगल थीटा आ गया। इसी प्रकार चलो ये दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, और ये वाला क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, देखो इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इन दोनों की टेल टेल मिल गई, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये लो इसी डायरेक्शन, सीधा डायरेक्शन में, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है हमें, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको भी आगे ऐसे बढ़ा दो और इसको भी आगे बढ़ा दो, इन दोनों की क्या कर दो, यहाँ टेल मिला दो। देखो इसको आगे बढ़ाओगे, ऐसे लिया आओगे सीधा, इसको सीधा सीधा लिया हो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, समझ में आया। इसको उठा के ऐसे कैसे यहाँ लिया हो, इस पॉइंट पे ऐसे कैसे, इसको उठा के ऐसे कैसे रख दो, ये दोनों की टेल टेल मिल गई, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा और ये ए वेक्टर। समझ में आया आपको, ऐसे कैसे उठा के इसी पॉइंट पर रख दो और इसको रखा है, तो ये दोनों की क्या मिल गई, यहाँ पे टेल मिल रही है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो इस डायग्राम में भी ऐसा ही लग रहा है, देखो ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, इसको उठा के ऐसे पुट कर दो, तो ये दोनों की टेल टेल मिल गई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इनको बीच में ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। वेक्टर ए सदिश ए एंड बी के बीच एंगल कितना है, थीटा कोण है, ए और बी के बीच में ये थीटा कोण है, ये थीटा है, ये क्या है, बी है, हमें पता है ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या है, ये कर्ण है, ये कौन सा है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो हमें पता है, अगर हमें ये P है, ये Q है, अगर इसको R लेना चाहिए, तो पी आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए पी आर निकालने के लिए, पी आर निकालना है, तो ये क्या है, आधार है, पी आर क्या है, आधार, और हमें केवल और क्या पता है, कर्ण पता है। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण पता हमें, और आधार निकालना है, तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आधार क्या है, पी वेक्टर और आर वेक्टर है, इसको पी आर वेक्टर लिख सकते हैं, पी आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, कर्ण गुणा कोस थीटा, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर, तो बी कोस थीटा हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा हो गया। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर सेम क्या हो जाएगा क्यू आर निकालने के लिए, क्यू आर कैसे निकालेंगे हम, क्यू आर अपॉन हमें पता क्या है, पी क्यू वेक्टर पता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा क्यों होगा, क्यू आर कौन सा है, लंब है, ये क्या है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो लंब क्या हो जाएगा इसका, बी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पी कोस थीटा है, ये क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा आ जाएगा, हमारे पास आ गया ये पी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा आ गया, बिल्कुल आ गया हमारे पास। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां से। अब हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ये आर वाला मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो हमें ये पता लग गया और ये पता लग गया, अब ये वाला ओपी ए है, ई आर ये है, और क्यू आर ये है, तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये इसका क्या हो जाएगा, पूरी का कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ओ आर क्यू में ओ आर वेक्टर क्या हो जाएगा,
ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, और हमें पता है ओपी वेक्टर क्या है, ये देखो ए दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, क्यू आर क्या दिया हुआ है हमें, बी साइन थीटा दिया हुआ है हमें, ये वाला बी साइन थीटा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आर की वेक्टर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। चलो इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें वैल्यू। कर्ण कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो आधार कौन सा है, ये वाला है ओ आर, तो हमें पता है ओ आर क्या हो गया, ये रहा ओ आर, ए प्लस बी साइन थीटा का क्या है, स्क्वायर करना है, समझ में आ गया। इसी प्रकार लंब का स्क्वायर बी साइन थीटा का, सॉरी ये कोस थीटा है तो यहाँ कोस थीटा आएगा, और बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसका स्क्वायर करते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है। अब कैसे आया, देखो अगर हमें ये दी हुई है सर्व समीकरण होती है ए प्लस, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो गया 2ab कोस थीटा प्लस इसका स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। देखो ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ क्या है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा आ गया हमारे पास, यही आ रहा है हमारे पास। चलो इसमें थोड़ा सा और रफ कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आ गया। कैसे आया, ये क्या हुआ 1 हो जाता है, हमने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये एक सर्व समीकरण है, त्रिकोणमितीय की सर्व समीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 होता है हमेशा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया बी स्क्वायर, 2ab कोस थीटा यहाँ से आ गया। अगर स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर का क्या हटाना हो, आर में लिखना हो तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालना है, और इसका क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच में सदिश वेक्टर ए एंड बी के बीच एंगल क्या है, थीटा है, वेक्टर ए एंड बी के बीच क्या है, कोण है ये, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और भी टाइप्स देखते हैं हम लोग, नोट डाउन कीजिए इसको। कर लिए नोट डाउन। अब देखो हमें क्या आ गया रिजल्टेंट, ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा हमारे पास आ गया। चलो इसको समझते हैं हम और भी अच्छे से। अगर हमारे पास ये आ रहा है, अगर a प्लस बी का क्या करते हैं, रिजल्टेंट लेते हैं, a प्लस बी का रिजल्टेंट लेते हैं, प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ये क्या है आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच क्या है, कोण है, ए और बी के बीच का क्या है, कोण है, ठीक है। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, हमें अगर रिजल्टेंट दिया हुआ और ए बी की वैल्यू दी हुई है तो इससे थीटा भी निकाल सकते हैं, एंगल थीटा।
अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, ए एंड बी वेक्टर क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर, एक ही दिशा में आ जाएंगे। तो इनका मोड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, याद रख लेना इसको। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो फिर से क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये लो, ए प्लस बी का स्क्वायर, और हमेशा स्क्वायर और रूट एक साथ दिए हुए तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी। तो इन दोनों क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे सीधा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही आएगी, 0 डिग्री है, दोनों समांतर है। अगर 90 डिग्री दिया हुआ हो, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं केस सेकंड। ये केस क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है, अगर थीटा इक्वल टू 0 है मतलब समांतर हो। अब दूसरा केस बनता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा 90 के लिए, ए और बी क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हो। चलो ये फर्स्ट केस हो गया। अब केस सेकंड करते हैं, ए एंड बी क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो गया, पूरी टर्म 0 हो गई। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। ध्यान रखना, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू 90 हो गया, या 90 पुट करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इनका क्या आ गया, रिजल्टेंट। ठीक है, ये समझ में आया आपको, रिजल्टेंट ये आ गया। अगर एक दूसरे के क्या दिया हुआ है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल प्रति समांतर, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, तीसरा केस है, थर्ड केस, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो, प्रति समांतर हो, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। ये देखो, ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 180 डिग्री लग जाएगा यहाँ पे थीटा की जगह, एक दूसरे क्या है, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी लिख लीजिए, कोस 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, -1। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की फिर 0 हो गई, कोस 180 क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो यहाँ क्या कर दीजिए, -1 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2ab। और हमें पता है a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो, और यही दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन जो बड़ा होगा ए और बी में से, अगर a इज ग्रेटर देन बी मैग्नीट्यूड में, तो a पहले आएगा, a पहले आएगा अगर a इज ग्रेटर देन b है। तो अगर ऐसा दिया हुआ हो b इज ग्रेटर देन है, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना है, अगर a बड़ा हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, और अगर b बड़ा हो तो b माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, a बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, या इनका मोड ले सकते हैं, a माइनस बी। इसको भी आप कंसिडर नहीं करो तो मोड लगा देना आप, हमेशा माइनस हमेशा नहीं आएगा, प्लस ही आएगा हमेशा, क्योंकि रूट हमेशा क्या देगा, प्लस देगा। इसके लिए ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, एक दूसरे क्या होंगे 90 डिग्री हो तो रूट आ जाएगा, और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके अलावा हम करेंगे अवकलज समाकलन, थोड़े ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे 3-4 लेक्चर तक। उसके बाद में हम एनसीईआरटी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं पता आपको बेसिक वगैरह, तो फिर आपको क्या होगी, बार बार में प्रॉब्लम्स होगी। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं 9:30 पर लाइव लेक्चर।
वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह और जिन बच्चों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए।